हेलो बच्चों, स्वागत है आपका भूगोल की क्लास में। मैं आकांक्षा सोनकर, भूगोल प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली लखनऊ से। आज हम क्लास 12 की भूगोल पढ़ेंगे। आपकी जो पहली किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, बच्चों उसका पहला अध्याय, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो पहला अध्याय है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसे हम पिछली क्लास में शुरू कर चुके हैं। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं चर्चा के मुख्य विषय कौन से हैं। बच्चों, आज चर्चा के विषय शुरू करने से पहले एक हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि भूगोल से आप क्या समझते हैं, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की परिभाषाएं करी। फिर हम लोगों ने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करी। फिर दो चरम अवधारणाएं आई, एक था आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद और एक था संभववाद। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके बाद ग्रिफिथ टेलर की नव निश्चयवाद या रुको और जाओ सिद्धांत पर हम लोगों ने चर्चा की। आज हम इसके आगे करने जा रहे हैं। तो आज हमारे जो मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले समय के गलियारों से मानव भूगोल, और फिर हम करेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं, और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपना काम कर रहे होंगे, जो भी होमवर्क मिल रहा है। चलिए देखते हैं समय के गलियारों से मानव भूगोल। अब यहाँ पर बच्चों पर्यावरण के साथ समायोजन, अनुकूलन की प्रक्रियाएं तथा रूपांतरण, जो भी पर्यावरण में रूपांतरण हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, ये पृथ्वी के धरातल में अलग अलग समय में अलग अलग पारिस्थितिक निकेतों में मनुष्य के उदय के साथ हुआ। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जब से मनुष्य ने पर्यावरण के साथ अनेक क्रियाएं प्रारंभ करी, वहीं से आपके मानव भूगोल का भी आरंभ हुआ, जन्म हुआ। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो आपके मानव भूगोल के विषय हैं, इनमें आपको दीर्घकालिक सातत्य मिलेगा। साथ ही साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय के साथ साथ आप देखेंगे कि जो मानव भूगोल का अध्ययन है, उसके उपागम में भी परिवर्तन आता गया। अब जब हम बात करते हैं पहले की, तो जो पहले की सोसाइटीज थी, जो पहले का समाज था, इनका आपस में ज्यादा इंटरैक्शन नहीं था। ये लोग आपस में ज्यादा एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं करते थे, तो इन्हें एक दूसरे के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी, इनकी जानकारी बहुत ही सीमित थी। अच्छा बच्चों, उस समय आप देखेंगे कि जो यात्री थे, जो अन्वेषक थे, वो लोग जिन क्षेत्रों में यात्रा करते थे उसकी सूचना का प्रसार करते थे। अब उस समय यानी कि पहले के समय में जो आपकी नौचालन क्रियाएं थी, जैसे होता है ना समुद्र में जहाज चलते हैं, नाव चलते हैं, ये सारी क्रियाएं बहुत अच्छे से उस समय विकसित नहीं थी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पहले के समय में समुद्र से यात्राएं होती थी, वो खतरों से खाली नहीं होती थी। आज के समय की तरह जीपीएस सिस्टम तब नहीं होता था, तो तूफानों का, बवंडरों का काफी खतरा होता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप ने कई सारे अन्वेषण करने प्रारंभ किए। अन्वेषण का मतलब होता है खोजी यात्रा। तो साथ ही साथ इन अन्वेषणों के जो भी देश और वहां के लोगों के बारे में जो मिथक थे, जो रहस्य थे, वो सामने आने लगे, वो खुलने लगे। अच्छा, अब यूरोप जो ये अन्वेषण कर रहा था, यात्राएं कर रहा था, इसका मेन पर्पस क्या था, मेन मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद था प्रदेश में जो संसाधन है वहां तक मनुष्य पहुंच सके, साथ ही साथ तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। तो ये सब हो रहा था उपनिवेश युग में, जिसे अभी आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा है मानव भूगोल की वृहत अवस्थाएं। अब जब मानव भूगोल का विकास हुआ, तो इसके पीछे कई सारे अवस्थाएं हैं, कई चरणों में मानव भूगोल का विकास हुआ। जो सबसे पहला चरण है वो है आपका आरंभिक उपनिवेश युग, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले उपागम देखते हैं, अध्ययन का जो पहुंच है वो देखते हैं। अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण का अर्थ अभी मैंने आपको बताया, इसका अर्थ होता है जब हम कुछ खोजने के लिए किसी यात्रा पे निकलते हैं, और विवरण का अर्थ होता है जब हम कोई विस्तार पूर्वक जानकारी एकत्रित करते हैं। तो वो दौर था अन्वेषण का और विवरण का। अब आइए,
हम वृहत लक्षणों पे एक नजर डालते हैं कि हो क्या रहा था इस चरण में, इस अवस्था में। ये समय था अन्वेषण व यात्राओं का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरोप के सभी लोग यात्राओं पे निकल गए, खोज पे निकल गए, नए नए द्वीप महाद्वीप खोजे जा रहे थे। अब लोग ये जानना चाह रहे थे कि नए नए द्वीप और महाद्वीप कहाँ हैं। लोग ऐसी ऐसी जगहों की जानकारी इकट्ठा करने में लग गए जिनके बारे में मनुष्य को कभी पता भी नहीं था। क्षेत्र का विश्वकोशीय विवरण भूगोल वेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। तो जो वो लोग सूचनाएं इकट्ठा कर रहे थे, ये सूचनाएं इनको बहुत मदद देने लगी किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इस समय पूरे विश्व का संपूर्ण अध्ययन इसका कार्य प्रगति पर था। तो ये है बच्चों आपकी सबसे पहली अवस्था, जिसका नाम है आरंभिक उपनिवेश युग। अब आइए देखते हैं कि इसकी अगली अवस्था में क्या होता है। अब हम आते हैं उत्तर उपनिवेश युग पे। उपागम देख लेते हैं। प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण का अर्थ होता है जब आप सभी प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं, जब आप हर एक एक प्रदेश का अध्ययन करते हैं, तो हम उसको कहते हैं प्रादेशिक विश्लेषण। आइए बच्चों वृहत लक्षण देखते हैं। प्रदेश के सभी पक्षों की विस्तृत वर्णन किए गए, यानी कि हर एक एक प्रदेश का, उस प्रदेश में जितने भी पक्ष थे, उस प्रदेश में जितने भी तत्व सम्मिलित थे, इसकी विस्तृत जानकारी इकट्ठा की गई, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाने लगा। सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग हैं तथा इन प्रदेशों का अध्ययन करके ही हम पृथ्वी को संपूर्ण रूप से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर ये बात सामने आई कि सभी प्रदेश, सभी क्षेत्र पृथ्वी का ही भाग है, तो हमें इन सभी प्रदेशों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेन फोकस था कि हमें हर क्षेत्र का अध्ययन करना है, क्योंकि सभी क्षेत्र या सभी प्रदेश हमारी पृथ्वी का ही हिस्सा है। तो बच्चों ये है आपका उत्तर उपनिवेश युग, ये है आपकी दूसरी अवस्था। आइए अब तीसरी अवस्था देखते हैं। ये है अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। अब देखते हैं कि इस समय उपागम क्या था, यानी आपका जो मानव भूगोल का अध्ययन है इसकी पहुंच क्या है। क्षेत्रीय विभेदन। अब ये जो समय था ये क्षेत्रीय विभेदन का था, यानी कि हर क्षेत्र को उसकी विशिष्टता के आधार पर, उसकी यूनिकनेस के आधार पर उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसे हम कहते हैं क्षेत्र विभेदन। अब आइए इसके अंदर देखते हैं कौन से वृहत लक्षण हैं। ये समय था क्षेत्र भेद का। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर क्षेत्र की अपनी कोई ना कोई खूबी होती है, अपनी कोई ना कोई विलक्षणता होती है, तो इसके आधार पर हम क्षेत्रों का भेद करेंगे, उन्हें भिन्न भिन्न कर देंगे। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है। अब यहाँ पर यह जानने की जरूरत महसूस हुई कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से क्यों भिन्न है और कैसे भिन्न है, ये जानना जरूरी हो गया। प्रदेश की विलक्षणता की पहचान पर बल दिया गया। अब हर प्रदेश की कोई ना कोई विलक्षणता होती है, अपनी कोई ना कोई विशिष्टता होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिकनेस। इसका अर्थ होता है विलक्षणता। तो इस विलक्षणता के आधार पर हम प्रदेशों को एक दूसरे से अलग कर देंगे और फिर हम इनका गहन अध्ययन करेंगे। अब जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र अलग कर दिए गए, मैदानी क्षेत्र अलग कर दिए गए, इस तरह से। ये सिर्फ एक उदाहरण है बच्चों। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी बाद की अवस्था कौन सी है। इसके बाद का समय है आपका 1950 से 1960 के दशक के अंत तक। अब ये जो समय है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। इस समय आप देखें कि बहुत सारी गतिविधियां हुई, मानव भूगोल का विकास, बिल्कुल एक नया रूप मिला मानव भूगोल को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है मानव भूगोल के विकास में। इसमें जो उपागम है वो है स्थानिक संगठन। स्थानिक संगठन या स्थानिक विश्लेषण भी हम इसे कह सकते हैं।
अब स्थानिक संगठन या स्थानिक विश्लेषण में होता क्या है, इसमें बच्चों हम जो मात्रात्मक तकनीक है हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर आपके मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाते हैं जिसे आप गणितीय सूत्र कहते हैं, या इसमें स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं, सांख्यिकी। तो इसमें हम सांख्यिकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ये है आपका स्थानिक संगठन। आइए वृहत लक्षण देखते हैं। सबसे पहले ये समय था मात्रात्मक क्रांति का। मात्रात्मक क्रांति यानी कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है ये मात्रात्मक क्रांति, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। बच्चों ये इंग्लिश के टर्म्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए और एग्जाम में आप इन्हें भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम गणितीय सूत्र, आपकी सांख्यिकी है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक्स, हम इन सब चीजों का यूज करने लग गए थे इस समय में। कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। अब ये वो दौर था जब कंप्यूटर आ गया था, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा था मानव भूगोल के अध्ययन में। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि जो आपकी ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाने लगा था। ये तर्कों पे आधारित होती हैं, तर्कों पर बेस होती हैं, तर्क को लगाकर आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। भौतिक विज्ञान के नियमों का अनुप्रयोग मानचित्र पर किया जाने लगा। अब ये जो दौर था, ये दौर था मानचित्रों का। इस समय जो है मानचित्र के अध्ययन पर भी बल दिया गया, फोकस दिया गया। तो भौतिक विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके हम मानचित्र यानी मानचित्र का अनुप्रयोग करते थे। अब यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे कि किसी स्थान पर बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं, तो हम इन उद्योगों को मानचित्र पर बिंदुओं से सबसे पहले दर्शाएंगे, फिर हम इन बिंदुओं को रेखाओं से जोड़ देंगे, इसके बाद हम इन रेखाओं का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर जो स्थिति है, जिसमें सापेक्ष स्थिति है, दूरी है, दिशा है, इन सब चीजों का अध्ययन हम करते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जब हम मानचित्र के द्वारा अध्ययन करने लगे तो चीजें काफी सरल हो गई थी। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में जानना है, तो ये काम मानचित्र द्वारा किया जाने लगा, या उस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कितना है, सिर्फ एक उदाहरण है, ज्यादा है, कम है, ये सारी चीजें मानचित्र के द्वारा की जाने लगी। भूगोल का विकास विज्ञान विषय के रूप में हुआ। तो बच्चों ये वो समय था जब आपके मानव भूगोल का विकास एक विज्ञान के विषय के रूप में हुआ। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी जो नई तकनीकें हैं, जो विज्ञान का हिस्सा हैं, वो इस्तेमाल की जाने लगी, है ना। जैसे कि आपकी सांख्यिकी है, आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, आपके मानचित्र हैं, आपका कंप्यूटर है। तो इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से भूगोल का विकास एक विज्ञान के विषय के रूप में होता है। अब बच्चों देखते हैं इसकी बाद की अवस्था कौन सी है। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चरण है मानव भूगोल के विकास में, जो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब बच्चों आता है आपका 1970 का दशक। अब आइए देखते हैं 1970 के दशक में क्या गतिविधियां हुई। अब इसमें आपका जो उपागम है वो है मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। यानी कि ये जो आपका समय है 1970 का, इस दशक में आपकी 3 महत्वपूर्ण विचारधाराओं का जन्म हुआ। ये कौन कौन सी विचारधाराएं हैं? सबसे पहले मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराएं, जो कि बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आप लोगों को इनके बारे में अवश्य ही पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले वृहत लक्षण। मानवतावादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? जन कल्याण, आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित हैं। इसमें जो आपकी मानवतावादी विचारधारा है, जिसे आप कल्याण परक विचारधारा भी कहते हैं, इसका संबंध जन कल्याण से है, मानव कल्याण से है।
अब इसके अंदर आपका आवासन यानी कि अधिवास, घर जिसमें मनुष्य रहता है, आपका स्वास्थ्य और आपकी शिक्षा, ये सारे पक्ष इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ये है आपकी बच्चों मानवतावादी विचारधारा। मेन फोकस है जन कल्याण पे, समाज कल्याण पे। फिर आती है आपकी आमूलवादी विचारधारा। अब आमूलवादी विचारधारा क्या है? ये विचारधारा मार्क्सियन थ्योरी से प्रभावित है। जो मार्क्स के सिद्धांत हैं उससे प्रभावित है आपकी आमूलवादी विचारधारा। अब इसमें बच्चों निर्धनता के कारण जो सामाजिक असमानता है उसकी व्याख्या के लिए इस आमूलवादी विचारधारा का प्रयोग किया गया। इसमें ये कहा गया कि जो आपकी सामाजिक असमानताएं हैं, जिसे आप गरीबी कहते हैं, ये बढ़ते हुए पूंजीवाद के कारण है। जो पूंजीवाद का विकास हो रखा है, इसकी वजह से ये सारी सामाजिक असमानताएं हैं। पूंजीवाद में क्या होता है कि आपके जो भी संसाधन है उस पर निजी स्वामित्व होता है। फिर आती है आपकी व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभवों पर जोर दिया गया। ऐसा माना गया कि जो मनुष्य के निजी अनुभव हैं, प्रत्यक्ष अनुभव हैं, वो उनके सांस्कृतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसा कि बच्चों लिखा है, प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म पर आधारित समाज के दिक् काल बोध पर अध्ययन किया जाता है या जोर दिया जाता है। इसमें ऐसा कहा गया कि जो मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं वो जाति, प्रजाति और धर्म के आधार पर परिवर्तनशील रहती हैं, ये बदलती रहती हैं। तो बच्चों ये हैं आपकी तीन विचारधाराएं, मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। ये तीन विचारधाराओं का जन्म हुआ 1970 के दशक में, जो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। फोकस किया गया, उन पर जोर दिया गया। तो ये है आपकी व्यवहारवादी विचारधारा। तो बच्चों ये तीनों विचारधाराएं, जिसमें आपकी मानवतावादी विचारधारा आती है, आमूलवादी विचारधारा आती है और व्यवहारवादी विचारधारा आती है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारधाराएं हैं जो कि 1970 के दशक में सामने आई। ये आप लोगों को बच्चों अच्छे से पता होना चाहिए। अब आइए इसके बाद देखते हैं। अब ये है 1990 का दशक। अब देखते हैं कि इस 1990 के दशक में उपागम क्या था, यानी कि मानव भूगोल के अध्ययन की पहुंच क्या थी, उपागम क्या था। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। अब ये जो समय था, अब भूगोल में उत्तर आधुनिकवादिता आ गई थी। आइए सबसे पहले वृहत लक्षणों पर नजर डालते हैं। सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों की व्याख्या प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे, यानी कि सामान्यीकरण और इसके पहले मानव दशाओं की व्याख्या करती हुई जो भी सिद्धांत पहले आ चुके थे, उन पर तरह तरह के प्रश्न किए जाने लगे। प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ पर बल दिया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थानीय संदर्भ की समझ पर महत्व दिया गया, यानी कि लोकल कॉन्टेक्स्ट पर ज्यादा जोर दिया गया, स्थानीय संदर्भ पर ज्यादा जोर दिया गया, उस पर फोकस किया गया। तो बच्चों ये है आपका 1990 का दशक। तो ये वो अलग अलग चरण हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं जिनसे होकर मानव भूगोल का विकास हुआ है। आइए अब इसके आगे देखते हैं क्या है। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र की। तो बच्चों आपने देखा कि मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो भी अनेक क्रियाएं हो रही हैं, किसी समय पर, जो समय पर परिवर्तित होती रहती हैं, किसी भी समय पर इनके संबंध की व्याख्या मानव भूगोल करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जितने भी मानवीय तत्व पाए जाते हैं, इनकी व्याख्या के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान के जो सहयोगी विषय हैं उनके साथ एक घनिष्ठ अंतरापृष्ठ स्थापित करता है। यानी कि आप देखेंगे कि मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के साथ एक संबंध है, जिसे हम कहते हैं अंतरापृष्ठ। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इंटरफेस।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मानव भूगोल की प्रकृति है ये अंतर विषयक है। अब बच्चों जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार हुआ, जैसे जैसे नई नई चीजें सामने आती गईं, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते गए, वैसे वैसे आप देखेंगे कि किस तरह से मानव भूगोल में नए नए क्षेत्र और नए नए उपक्षेत्र सम्मिलित होते चले गए। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र की। पहले तो आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ कि क्षेत्र और उपक्षेत्र में क्या अंतर है, कहीं आप लोग इसको आपस में मिला ना दें। तो सपोज करिए कि जब हम बात करते हैं अधिवास की, ठीक है, तो अधिवास हो गया क्षेत्र। अब इस अधिवास के अंदर मकान आता है, झोपड़ी आती है, बंगला भी आते हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आती है। तो ये सब क्या है, ये सब इसके उपक्षेत्र हैं। तो मकान क्या, सॉरी, अधिवास क्या है, अधिवास आपका क्षेत्र है, और इसके अंदर ये जो झोपड़ी, मकान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये सब इसके उपक्षेत्र हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं मानव भूगोल के प्रमुख 6 क्षेत्र कौन से हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो 6 क्षेत्र आते हैं, सबसे पहले सामाजिक भूगोल, फिर आवास भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनैतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आर्थिक भूगोल आता है। ये 6 मुख्य क्षेत्र हैं मानव भूगोल के। अब इसमें सामाजिक भूगोल में हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हैं, इन सब का अध्ययन हम सामाजिक भूगोल में करते हैं। इसके बाद आपका आवास भूगोल आता है। आवास भूगोल के अंदर अधिवास, यानी कि ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास, फिर इन अधिवासों का प्रतिरूप क्या है, फिर यहाँ पर लोग क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आवास भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इन चीज़ों का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद आता है आपका नगरीय भूगोल। इसमें हम नगरों के बारे में पढ़ते हैं, जो भी आपके अलग अलग प्रकार के नगर हैं उनका अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल में हम राजनीतिक सभी गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या भूगोल में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनका लिंग अनुपात, ये सब पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल में जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं किसी भी देश की, उनका हम अध्ययन करते हैं। अब उपक्षेत्र पे आते हैं। आप देखेंगे कि सामाजिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं उसके अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल आता है, सांस्कृतिक भूगोल आता है, लिंग भूगोल आता है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आपका निर्वाचन भूगोल आता है, सैन्य भूगोल आता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपका संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सारे आपके उपक्षेत्र आते हैं आर्थिक भूगोल के अंदर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपके मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं, उनका सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के साथ कैसा संबंध है, अंतरापृष्ठ है, एक कनेक्शन है। अब आप यहाँ देखेंगे कि सामाजिक भूगोल का अंतरापृष्ठ है समाजशास्त्र व सामाजिक विज्ञान के साथ। व्यवहारवादी भूगोल का अंतरापृष्ठ है, संबंध है मनोविज्ञान के साथ। ऐतिहासिक भूगोल का एक संबंध है, अंतरापृष्ठ है इतिहास के साथ। नगरीय भूगोल का अंतरापृष्ठ है नगरीय अध्ययन और नियोजन के साथ। राजनीतिक भूगोल का एक गहरा अंतरापृष्ठ है राजनीति विज्ञान के साथ। उसी तरह जनसंख्या भूगोल का संबंध है जनांकिकी के साथ। तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं बच्चों, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपकी बुक में एक टेबल है, उसे जरूर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को गृह कार्य दिया है, जो भी मैंने पढ़ाया है उसी पे ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग करिएगा बच्चों, अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ। Hello everyone, I am Sonal Asthana, an English teacher. Let's begin our English class. Children, name some of the machines that are seen around you. Okay, some of the machines that are seen around us are refrigerator, television, AC,
microwave, laptop, computer, etc. Next question is, name a machine that gives you light at night. A machine that gives us light at night is an electric bulb or a tube light or a CFL. Children, in the slide you can see a bulb and a man. Who invented the electric bulb? He is Thomas Alva Edison. So, today we are going to study the childhood story of Thomas Alva Edison in the chapter The Inventor Who Kept His Promise. So children, today we are going to read the paragraph from when you want to read at night to his mother encouraged him and helped him in his experiments. Thomas Alva Edison was born in 1847. He was an American scientist and inventor. He made more than 1,000 inventions. Some of his experiments were funny in his childhood, but he learned a lot from them. His greatest inventions were gramophone and electric light. The lesson tells us about the life and works of the greatest scientist of the world, Thomas Alva Edison. This lesson deals with the promises made by Edison to the people of America and the promises he kept. He made all the inventions that made the people happy. Children, I'm starting the chapter, now pay attention. The inventor who kept his promise. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. Do you know who invented the electric lamp? He was an American scientist named Thomas Alva Edison. Even in his childhood, Edison loved to do experiments. He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answers. There are many stories about his childhood and here are a few of them. Now children, the difficult words in the passage are, first word is inventor. Inventor means maker of new things. Next word is promise. Promise means assurance or pledge to do. Third word is experiments. Experiments means practicals. Next is fond of. Fond of means to have, love, for. And the last word is satisfied. Satisfied means contented. Now usage. Inventor. Charles Babbage was the inventor of computer. Next word is promise. Parents promise their children the best possible support. Third word is experiments. Students do experiments in their science laboratory. Fond. Geeta is fond of singing. And the last word is satisfied. Some people are never satisfied with their achievements. So, children, Edison was an American scientist. In his childhood, he loved carrying out experiments. Children, it's a story about the childhood of the great scientist
Thomas Alva Edison. One day, when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the birds. He got up and asked the teacher, "Madam, why can't a man fly like a bird?" "Because man has no wings," replied the teacher. The young boy thought for a moment and asked her again, "But kites have no wings and still we can fly them in the sky." All the other boys laughed and the teacher lost her patience. She thought the boy was stupid and naughty, and she asked his parents to take him out of school. His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. Edison was just 8 years old when this happened. Now children, the difficult words in the passage are patience. Patience means ability to accept trouble without becoming angry. Next word is naughty. Naughty means mischievous or playful. And the last word is stupid. Stupid means foolish. Now children, usage, patience. Teacher lost her patience and punished the class on making a noise. Next word is naughty. Ram is so naughty that he always disturbs the class. And the last word is stupid. It is bad to call anyone stupid. When Edison cross-questioned his teacher, she lost her patience. She thought that the boy was just trying to disturb the class. So she asked his parents to take him out of school. They took him out from the school, but they knew that he was not a stupid boy. This happened when Edison was just 8 years old. Now next paragraph. In his mother, young Edison found his best teacher. She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance, he made good progress. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. One morning, he was watching a bird. It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak, and flew away. This gave young Edison an idea. The bird is able to fly because it eats worms. Man can also fly if he eats worms, he said to himself. Now children, the difficult words in the passage are enough. Enough means sufficient or as much as necessary. Next word is guidance. Guidance means direction. And the third word is progress. Progress means development. Now usage, enough. Sohan saved enough money to buy a new computer. Next word is guidance. Students look forward to their teacher for guidance. And the last word is progress. Jay made a good progress in the final exams. So Edison's mother was his best teacher. She tried to answer all the questions asked by Edison patiently.
his childhood, he did many silly experiments, but he learned a lot from them. He was a keen observer. He wanted to try this experiment on someone. He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed it in water. He took the mixture to a servant girl and said to her, "This is a wonderful mixture. If you drink this, you can fly like a bird. Come on, drink it and see." The poor girl believed him and drank the mixture. Well, she didn't fly, but she fell ill. Young Edison's mother warned him not to do such silly experiments. Now children, the questions on the passage are, why did Edison's teacher think of him as a stupid and naughty boy? Okay, the answer is, Edison's curious nature irritated the teacher, so she thought him as a stupid and naughty boy. Question number 2 is, what were the qualities of young Edison? Curiosity, observing things very closely, ready to learn from mistakes were the qualities of young Edison. Now children, this is the next paragraph. Pay attention. Once, Edison went to a poultry farm with his mother. There he saw a hen. It was sitting on its eggs. He asked his mother about it, and she answered, "The hen is hatching its eggs. After some time, chickens will come out of the eggs." "Why can't I hatch eggs?" thought young Edison. The next morning, he got a dozen eggs and sat on them. He got up after some time, but he did not find any chickens. He had smashed the eggs and spoiled his shorts. He got a good beating from his mother that day. Now children, the difficult words in the passage are hatch, egg. Okay, causing the young bird to come out. Next word is smashed. Smashed means broken into pieces. And the third word is spoiled or made dirty. Now usage, hatch, egg. Birds hatch eggs by sitting on them. Now, second word is smashed. Sita smashed all the tomatoes as she sat on them. And the third word is spoiled. Little girl spoiled her party dress by cake. Now children, the next passage is, a really funny boy, wasn't he? He failed in all these experiments, but he had learned something from them. He had learned that his ideas were wrong. He was fond of books and read quite a lot of them. His father gave him 25 cents for every book he read. He read widely with the pocket money he got and bought more books and set up a small laboratory. His mother encouraged him and helped in his experiments. Now children, the difficult words in the passage are learned. Learned means acquired knowledge. Second word is encouraged. Encouraged means inspired.
Now usage, learned. Students learn a chapter for their test. Next word is encouraged. Sunita encouraged her child to participate in sports. So, Edison was fond of reading books. His father encouraged him to read more and gave him 25 cents for every book he read. And his mother helped him in his experiments. Now children, questions on the passage are, what did Edison see in the poultry farm with his mother? In the poultry farm, Edison saw a hen sitting on eggs for hatching them. His mother told him that after hatching, chickens will come out of the eggs. Now the next question is, what experiment did Edison try to get chickens out from the eggs? The answer is, Edison bought a dozen eggs and sat on them. Chickens did not come out, but he spoiled his shots as the eggs were smashed. Now the third question is, how did Edison's father encourage him to read? Edison's father gave him 25 cents for every book he read. Then Edison utilized that money on buying new books. In this way, his father encouraged him to read more and more books. Now children, let's revise what we have studied. Fill in the blanks. When Edison tried his experiment on his servant girl, she fell ill. Now the second sentence is, Edison loved to do experiments. Third sentence is, Edison got a beating from his mother because he had smashed the eggs and spoiled his shots. Next sentence is, Edison's father dashed him to read more. Edison's father encouraged. Edison's father encouraged him to read more. And the fifth sentence is, Edison was an dash child. Edison was an intelligent. Child. Okay children, this is your homework and I hope you all will do it. Answer the following questions in about 25 words. First question is, who was Edison? Second question is, why was Edison taken out of the school? And the third question is, how did Edison find his mother to be his best teacher? Children, I hope you have understood the chapter and gained something from Edison's childhood story.